अब इसके बाद आते हैं फ्रिक्शन फोर्स और ड्रैग फोर्स की बात करते हैं, मिलाते काम हो गया। देखिए ये जो सब फोर्सेस आए नॉर्मल सब किसके वजह से आ रहे हैं, सब आ रहे हैं हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से। अब हम जब फ्रिक्शन की बात करते हैं, देखिए फ्रिक्शन फोर्स की बात करते हैं। फ्रिक्शन फोर्स आता क्यों है, जब दो सरफेस एक दूसरे कॉन्टैक्ट में आते हैं तो फ्रिक्शन होता है। अब फ्रिक्शन फोर्स जो आता है फ्रिक्शन, इसका मेन रीज़न है बॉन्डिंग। जो मॉलिक्यूल है उसके बीच में हो जाती है बॉन्डिंग। बॉन्डिंग मीन्स अट्रैक्शन, मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन हो जा रहा है। देखिए दो सरफेस जब दूर दूर हैं तो उसके बीच में अट्रैक्शन बहुत कम होता है क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है, लेकिन जब एक साथ में आ जाते हैं, नज़दीक आ जाते हैं, उसके बीच में अट्रैक्शन बढ़ जाता है। ज़्यादा नज़दीक नहीं, एक फाइनाइट डिस्टेंस जो बताया हूँ मैं, उतने पर जाते हैं, उसका क्या होता है, अट्रैक्शन बढ़ जाता है। अगर उसका वेट बढ़ेगा तो थोड़ा सा कंप्रेस होंगे, कंप्रेस मीन्स नीचे की ओर आएंगे। इसकी वजह से थोड़ा जो डिस्टेंस ज़्यादा दूर था थोड़ा और कम हो जाएगा, तो और अच्छा क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, मीन्स और अच्छी बॉन्डिंग होती है। तभी बोलते हैं ना, जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है उसके वेट, जो कितना नॉर्मल फोर्स अप्लाई हो रहा है उस पर डिपेंड करता है, उसके वेट पे डिपेंड करता है, ना कि सरफेस पे। तो इसलिए डिपेंड करता है क्योंकि उसकी वजह से क्या होता है, अट्रैक्शन हो जाता है। और कभी भी जब आप किसी भी सरफेस को देखेंगे आपको लगता है प्लेन है, नहीं, कोई भी सरफेस प्लेन नहीं होता है। अगर आप उसको एकदम ऑप्टिकली देखें या माइक्रोस्कोपली देखें, वो थोड़ा सा ऊबड़ खाबड़ होता है। ये ऊबड़ खाबड़ होता है, इसी दूसरा सरफेस भी ऊबड़ खाबड़ होता है। इसमें क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं आसपास वाले, क्या करते हैं लोग, बॉन्डिंग कर लेते हैं। जिससे यहाँ देखिए मैंने बताया है, ये अट्रैक्शन बढ़ जाता है। बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है कि जब ये लोग को मूव कराना चाहते हैं, जब कहते हैं लाइट गई आ गई, हाँ, जब हम उसको मूव करना चाहते हैं तो इसके बीच में अट्रैक्शन है, तो अट्रैक्शन से वो नहीं चाहेगा कि आप जाएँ, लेकिन क्या होता है कि अगर आपका फोर्स ज़्यादा है उस अट्रैक्शन कंपेयर में तो आपको वो चले जाएगा, मूव कर जाएगा। कम है तो नहीं मूव कर पाएगा, है कि नहीं। एक तो एक बॉन्डिंग का वजह से, एक तो होता है कि कोलिजन का वजह से होता है फोर्स, फ्रिक्शन का थोड़ा सा आता है पार्ट। जैसे मान लीजिए इधर की बात करें, हमने सरफेस को मूव करना स्टार्ट किया, बीच में एटम थोड़ा सा ऊपर की ओर है, तो क्या होगा, ये वाला एटम जो बॉन्डिंग नहीं है, अभी बॉन्डिंग नहीं, क्या अभी लड़ रहा है, अभी इससे लड़ेगा। अभी मतलब हमारा जो सरफेस से चल रहा है, मूव कर रहा है, तो ये सरफेस के देखिए ऊपर नीचे है, तो ये एटम इससे एटम से कोलाइड करेगा। एटम का जब कोलिजन होगा तो उसका होता है चेंज इन मोमेंटम। क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम। आपको पता है चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, फोर्स होता है, फोर्स क्या होता है, dp/dt, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम फोर्स। तो इसकी वजह से क्या होता है, इस पर फोर्स अप्लाई होगा अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि इस साइड ऊपर है, सोचिए आप ऐसे जा रहे हैं, कोई आपको सामने से धक्का दे तो आप पीछे की ओर जाएंगे कि नहीं, मतलब आपको जो सामने एक्सेलेरेशन वो कम हो जाएगा, आपको पीछे की ओर एक्सेलेरेशन महसूस होगा, एक फोर्स महसूस होगा, इसकी वजह से आपकी स्पीड कम हो जाएगी, है कि नहीं। तो दो चीज़ों की वजह से आता है। देखिए मैं बहुत डीप में जाकर समझा रहा हूँ कैसे सब हो रहे हैं, आपको काश मिले ना कहीं पे ऐसा कुछ, है कि नहीं। तो एक बॉन्डिंग से, एक कोलिजन वजह से। अब कभी भी जब कोलिजन होता है ना, जैसे आप सोचते हैं कि मैं इसको ऐसा मुंह तक टच कर रहा हूँ, तो ये दोनों ऑब्जेक्ट उसको टच कर पा रहे हैं, लेकिन आप इसको माइक्रोस्कोपली देखेंगे ना, ये दूसरे को टच नहीं करते, ये दूर से ही रिपल कर देते हैं, है कि नहीं। मतलब आप जैसे हम जब टच की बात करते हैं, हमको ऐसा लगता होगा कि न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन, मतलब न्यूक्लियस का जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है उससे टच कर ले रहे हैं, दूसरे न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन से टच कर रहे हैं, लेकिन कभी टचिंग होती नहीं है, टचिंग होती नहीं है, वो दूसरे को रिपल कर लेते हैं, समझ रहे हो। कभी टच होता नहीं है कोलिजन में, उसको रिपल कर देते हैं। जैसे आपको लग रहा है कि ये टच हो रहा है, लेकिन आप माइक्रोस्कोप भी देखेंगे ना, एक भी पॉइंट कहीं टच है नहीं, मतलब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को चिपका हुआ नहीं है, ना एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन से। तो जो फ्रिक्शन होता है ना, ये एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। क्या है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, जैसे मैं बताता हूँ। और इस पर जो फोर्स लगता है ये क्या होता है, अपोजिट एंड पैरेलल, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड पैरेलल टू द सरफेस के पैरेलल होता है, समझो। इसके सबके नोट्स हैं। और देखिए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स का मतलब ये होता है, ये जो बॉन्डिंग बनी है इन लोगों के बीच में, अगर मान लीजिए इसको बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए हमको 20 न्यूटन का फोर्स चाहिए, अगर आप 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं तो बॉन्डिंग में इतना पावर कि आपको अपोजिट 2 न्यूटन का फोर्स लगा के रोक देगा। 5 के लगाएंगे तो 5 का वो अपोजिट लगाएगा, कम ज़्यादा नहीं लगाएगा, कम उतना ही लगाएगा जितना आप लगा रहे हैं। 10 लगाएंगे 10 लगाएगा, 10 न्यूटन का, लेकिन आपने 20 न्यूटन से ज़्यादा लगा दिया तो उसकी बॉन्डिंग कमज़ोर पड़ जाती है, तो आपका जो ऑब्जेक्ट है मूव करना स्टार्ट कर जाता है। तो देखेंगे कि यहाँ पे आप जितना फोर्स लगा रहे हैं उसकी लिमिट के अंदर, तो उतना फोर्स अपोजिट लगा के रोक दे रहा है आपको। तो ये सेल्फ कर रहा है, एडजस्ट कर रहा है,
क्या कर रहा है, सेल्फ एडजस्टिंग, अपने आप को उसकी वैल्यू चेंज करता है, ठीक है ना, इसलिए बोलते हैं सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, और ये अपोजिट डायरेक्शन होता है मोशन के। तो उसको अगर हम बनाना चाहें, ये सरफेस हो गया, ये ब्लॉक हो गया, अगर इस साइड मूव कर रहा है तो इस पर जो फोर्स लगेगा इस साइड लगेगा, ब्लॉक पे फ्रिक्शन। तो उसको आप इसके कैसे ऑब्जर्व करेंगे, मान लीजिए आप चल रहे हैं, जब मान लीजिए आप इसे पैर अपने घसराइए या चलिए, तो आपको लगेगा कोई आपको पीछे की ओर से मतलब धक्का दे रहा है, तो अगर आप अपने आपको सिस्टम मानेंगे तो आपको लगेगा कि मुझे कोई पीछे की ओर धक्का दे रहा है, तो आपको आराम से मालूम पड़ेगा डायरेक्शन किस साइड होगा, पीछे की ओर है आपके मोशन के, है कि नहीं। तो आपको कभी भी याद रखना है, फील करना है, सिस्टम क्या है उसको लेके चलना है। अगर मैं वही देखूँ किसको, सरफेस को सिस्टम मान लूँ, तो सरफेस को लगेगा कि मुझे कोई आगे की ओर धक्का दे रहा है, मैं आगे जैसे चल रहा हूँ तो उसको लगेगा कोई आगे की ओर धक्का दे रहा है, क्योंकि मेरे रिस्पेक्ट में सरफेस पीछे जा रहा है, तो सरफेस को पीछे की ओर उसका डायरेक्शन लगेगा। कन्फ्यूज़न नहीं होना है, आपको समझना है, कन्फ्यूज नहीं होना है। तो फ्रिक्शन फोर्स खत्म हो गया। अब लास्ट आता है अंतिम टॉपिक, ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स जो आता है सेम ये कोलिजन की वजह से आता है। कोलिजन मीन्स चेंज इन मोमेंटम की वजह से, क्योंकि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम होता है फोर्स, dp/dt होता है फोर्स। वेक्टर लिखिए तो वेक्टर फॉर्म। तो देखिए डायग्राम बनाया हूँ मैं, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट हमारे अर्थ सरफेस पे है, सरफेस थोड़ा ऊपर है, सरफेस के आसपास क्या है, एटमॉस्फेयर है। उसको अगर मैं छोड़ूं तो क्या होता है कि वो जब नीचे की ओर आता है ना, तो बहुत सारे एयर मॉलिक्यूल्स हैं, सबसे वो क्या करता है, टकराता है। उसके टकराने की वजह से क्या होता है, जिस वेलोसिटी इसको नीचे आना चाहिए उस वेलोसिटी के नीचे नहीं आता है, मीन्स उसकी वेलोसिटी थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि जब वो आता है टकराता है, तो जब ये टकराएगा, देखिए अगर यहाँ टकराएगा तो ये थोड़ा नीचे की ओर जाएगा, इसकी वजह से इसके अपोजिट फोर्स लगेगा किस पे, इस ब्लॉक के ऊपर। आप नीचे की ओर जब जैसे आप जा रहे हैं, आप टकराएंगे, सामने से आपको फोर्स लगेगा, तो वही फोर्स पे भी लगता है। इस वजह से क्या होता है कि इसकी जो वेलोसिटी होती है कम हो जाती है। इसी की वजह से जब पैराशूट से आप जंप करते हैं तो आप नीचे एकदम सेफ बचते हैं, जिंदा आप उतरते हैं। अगर मान लेते हैं अगर अर्थ के इधर से सरफेस पे से मतलब आसपास जो इन्वायरमेंट है, एटमॉस्फेयर में से एयर हटा दें, तो फिक्स ड्रैग फोर्स तो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर वही आप कूदेंगे, मान लीजिए अभी तो आप क्या कर रहे हैं, कूद जा रहे हैं, बच जा रहे हैं पैराशूट की वजह से। मान लीजिए आप 100 kg की, कोई इंसान 100 kg का है, मान नहीं चलते 100 kg 50 मान लेते, 50 kg का है, वो कहीं पैराग्लाइडिंग कर रहा है, कहीं कूद रहा है किसी जहाज़, पहले जहाज़ तोड़ नहीं पाएगी, पहली बात तो ये है। तो कुछ लॉजिकली समझिए, मान लीजिए जहाज़ उड़ रही है, मान लेते हैं कितना 50 kg है, क्या होता है 50 kg उसका वेट है। मान लीजिए जहाँ जिस हाइट से कूद रहा है उसको नीचे आने में लगता है उसको 10 मिनट, ज़्यादा बोलिए 2 मिनट लगता है ऊपर से नीचे आने में, जिस हाइट से कूद रहा है। मैं चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता, इसलिए हाइट नहीं बता रहा हूँ। मान लीजिए उसको टाइम लगा 2 मिनट, तो देखिए सोचिए लास्ट में कितना उसकी वेलोसिटी होगी। तो आप देखेंगे तो आपको लगेगा यार आराम से उतर जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं, पैराशूट है। कब, जब एयर होगा तब। अगर मैं आसपास के एयर को हटा दूँ, मीन्स ड्रैग फोर्स हटा दूँ, तो उसमें जानते हो कितना हो जाएगा वेलोसिटी, देखते हैं। अब होता है v इक्वल टू क्या होता है, ut+at, ये क्या है -g, मीन्स -10 मीटर/सेकंड², 9.8 मीटर/सेकंड ले रहे हैं हम लोग, अप्रोक्सीमेट करके 10 ले रहे हैं। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इनिशियली वेलोसिटी उसका 0 था, तो v हो जाएगा -10 मीटर/सेकंड², 2 मिनट इंटू 60 सेकेंड, 2 मिनट मीन्स 2 मिनट में 60 सेकंड होता है, यहाँ पे सेकंड रखना है, तो पूरा मिला कितना जाएगा 1200 मीटर। तो उसका सरफेस पे जो वेलोसिटी हो जाएगा लास्ट में आते आते वो 1200 मीटर/सेकंड² हो जाएगा, पर/सेकंड² नहीं पर/सेकंड हो जाएगा, मीटर/सेकंड है, माइनस में डाउनवर्ड आ रहा है। ये जो वेलोसिटी है बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, 1200 मीटर/सेकंड, समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा वेलोसिटी है। तो जब वो सरफेस पे गिरेगा, सीधा गिरने के बाद सीधा ऊपर जाएगा, है कि नहीं। तो यही बताना चाहता हूँ। इसी तरीके से अगर एयर रेजिस्टेंस ना होता है, जो आप देखते हैं जब पानी के ड्रॉप गिरते हैं ना, अभी तो इतना अच्छा लगता है देखने में, लेकिन अगर नहीं होता ना, वो ड्रॉप गिरते हैं बुलेट की स्पीड से ज़्यादा, आपको ऐसा प्रेशर कोई मार रहेगा, ऐसा मार रहा है, ऐसा आपको महसूस होता है, बहुत तेज़ी से होगी, समझ रहे हैं। आप उसको निकाल सकते हैं। जो बादल होते हैं लगभग 8-9 किलोमीटर या 10 किलोमीटर के ऊपर होते हैं, आप हाइट ले लीजिए, 10 किलोमीटर को चेंज कर लीजिए मीटर में, लेकिन नहीं 10,000 मीटर, s = ut + 12 at²,
ये रखना है, नहीं तो ये वाले वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ रख दीजिए 10,000 मीटर। वेलोसिटी मान लीजिए शुरुआत में 0 था, जब आप सॉल्व करेंगे वी स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू, अगर 10 लेके चल रहे हैं 10, ये 10,000 मीटर √2 इंटू 1 2 3 4 5 6 3 3 6 √2 10⁻³ 3 बार आ जाएगा। 1.44 इंटू 10⁻³ मीन्स 14410। तो जो ड्रॉप होगा उसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी, अगर वो कितना 8,000 किलोमीटर गिर रहा है, कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ी हो तो आप देख लीजिएगा, मेरे भावना को समझिए आप, उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 1440 मीटर पर सेकेंड अर्थ सरफेस पे। हाँ, तो अगर आप देखेंगे कितना तेज़ी से आ रहा है, उतनी तेज़ी से अगर आएगा कितना कष्ट लगेगा आपको। ये हो गया। तो बस आप इतना समझ गए होंगे। तो हमारे आसपास इन्वायरमेंट में एयर का होना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत जो चीज़ें सब है ना, बहुत सब कुछ ज़रूरी है भाई। अगर ना हो तो फिर नेचर एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, उसको रखेगी ही नहीं। जैसे अभी एक मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दे सकता हूँ, जिससे आप समझिए। मैं पूछूँगा अगर आपसे कि सबसे ज़्यादा कौन से प्लैनेट पे हीटिंग इफेक्ट होगा, मीन्स ज़्यादा आपको गर्मी महसूस होगी, वार्म, मतलब कौन सा प्लैनेट ज़्यादा वार्म होगा, तो लोगों को लगेगा कि जिसका डिस्टेंस कम होगा सन से उसको ज़्यादा होगा, मीन्स बुध, या इसको बोल सकते हैं मर्क्यूरी इंग्लिश में। लेकिन ऐसा नहीं है, वेनस जो है वो ज़्यादा गर्म है। क्यों? क्योंकि जो हमारा मर्क्यूरी है उसके पास जो इन्वायरमेंट होना चाहिए, देखो जो मर्क्यूरी है उसका जो है वेट पहले मास कम है, इसको से जो ग्रेविटेशन फोर्स लगा पा रहा है बाकी एयर मॉलिक्यूल्स पे कम है, वेनस उस पर ज़्यादा लगा पा रहा है कि नहीं। तो उसके पास ज़्यादा घना हुआ क्या है, वातावरण है, इन्वायरमेंट है, एटमॉस्फेयर, इन्वायरमेंट नहीं एटमॉस्फेयर है। तो एटमॉस्फेयर में क्या होते हैं, एटमॉस्फेयर में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वही सब क्या करते हैं, एनर्जी को ट्रैप कर रखते हैं, इसको से हीटिंग इफेक्ट आता है, वार्म होता है। लेकिन जो हमारा मर्क्यूरी है वहाँ पे इन्वायरमेंट उसका बहुत, एटमॉस्फेयर बहुत थिन है, उसके वजह से वहाँ पे ज़्यादा वार्म क्लाइमेट नहीं है, में ज़्यादा गर्मी नहीं है एज़ कम्पेयर टू वेनस जो सेकेंड नंबर पे है। सोचिए, ठीक नहीं। और पहले में इसलिए भी नहीं है क्योंकि पहले में क्या होता है कि ग्रेविटी तो कम ही है उसके अंदर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल के बीच में कम है, मतलब उस मर्क्यूरी का जो मॉलिक्यूल्स है उसके साथ। दूसरी बात ये है कि वो मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिल जाती है, एनर्जी मिलने की वजह से वो एटमॉस्फेयर को छोड़ के चले गए हैं क्योंकि नज़दीक है ना, इसीलिए तो वहाँ पे हीटिंग इफेक्ट नहीं आ पाता है। हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई है, ग्लोबल वार्मिंग इसलिए बढ़ गई है क्योंकि जो हम बात करें CO2 की, CO2 एक ऐसा केमिकल, मतलब बोल सकते गैस है जो क्या होता है, हीट को ट्रैप करके रखता है, पकड़ के रखता है, इस वजह से गर्मी ज़्यादा महसूस होती है। और गर्मी ज़्यादा हो जाएगी तो ग्लोबल वार्मिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि गर्मी ज़्यादा होने की वजह से इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ेगा, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ेगा तो एटमॉस्फेयर के जो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ग्लेशियर पिघलेंगे तो लेवल बढ़ जाएगा, किसका, सी लेवल बढ़ने की वजह से कोस्टल एरियाज़ पे जो लोग रहते हैं वहाँ पे 2-3 मीटर और भी ज़्यादा लेवल बढ़ने की वजह से बहुत सारे एरिया, कोस्टल एरिया डूब जाएंगे और लोग बर्बाद हो जाएंगे, मर जाएंगे, बहुत कुछ हो जाएगा, है कि नहीं। तो आपको ये वीडियो बहुत, मुझे लगता है समझ में आया होगा, आपको एकदम फील आएगा कैसे चीज़ें हो रही हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइए, क्योंकि बहुत मेहनत किया गया है, और अपने दोस्तों को भी बताइए कैसे चीज़ें होती हैं, फील करिए, सोचिए, तभी कुछ हो पाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, बाय बाय।